हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू टैक्सेशन अंडर जीएसटी ऑफ अ कॉर्पोरेट गारंटी। जब भी हम जीएसटी में टैक्सेशन की बात करते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन जीएसटी इज सेक्शन 7 विच टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ सप्लाई। वो ये कहता है कि कौन सा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है और कौन सा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। वो ये कहता है कि अ ट्रांजैक्शन टू बी क्लासिफाइड एज सप्लाई शुड हैव एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, that there should be an outward movement of goods or services. Second, such movement should be in the course or furtherance of business. And third, it should be for a consideration. फिर उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। एक्सेप्शंस जैसे अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के बीच हो रहा है तो वहां पे ये माना जाएगा कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा, और वो ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई क्वालिफाई हो जाता है तो फिर उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। नाउ हम बात करें रिलेटेड पर्संस का मतलब क्या है। रिलेटेड पर्संस, द टर्म इज नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 2, रादर द टर्म इज डिफाइंड अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। उसमें ये कहा गया है फॉलोइंग पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्संस। उसमें एक क्लॉज है वेयर सच पर्संस आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में रिलेशन जो उनका मेंटेन करते हैं वो रिलेटेड पर्संस ट्रीट किए जाएंगे। नाउ इफ अ पर्सन एज एन एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हिज एम्प्लॉय, तो वो शेड्यूल 1 एंड सेक्शन 7 के हिसाब से वो ट्रांजैक्शन सप्लाई के नेचर में आता है। इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आता है व्हेन वी सी ओनली सेक्शन 7 एंड शेड्यूल 1। हालांकि शेड्यूल 3 में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड भी किया हुआ है। इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए अगर बात करें, एक रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड अ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कंपनी के लिए क्या है? डायरेक्टर कंपनी के लिए 2 रोल प्ले करता है, वन ऑफ एन एडवाइजरी और अ कंसल्टेंट, एंड सेकेंड एज एन एम्प्लॉय एंड मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। जब वो एज एन एम्प्लॉय अपना रोल प्ले कर रहा होता है तो उसे बहुत सारे अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना होता है। वन सच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन व्हेन अ बैंक इज गिविंग लोन टू द कंपनी, द बैंक डिमांड्स अ गारंटी, अ पर्सनल गारंटी फ्रॉम द डायरेक्टर। इट मे सो हैपन कि अगर ग्रुप कंपनीज हैं या सिस्टर कंसर्न्स हैं तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए लोन के लिए गारंटी भी दे सकती है। इस सिलसिले में आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है विच सेज दैट व्हेन अ डायरेक्टर इज गिविंग गारंटी टू द कंपनी or rather to the bank for the loan given to the company, the director shall not charge anything in respect of that guarantee given. This is the RBI circular which says the director cannot charge. ठीक है, तो मतलब अगर डायरेक्टर कॉर्पोरेट गारंटी देता है टू द बैंक फॉर द लोन गिवन टू द कंपनी, द कंसिडरेशन इज मिसिंग। बट शेड्यूल 1 says that if there is a transaction where consideration is missing but it is between related persons, that transaction will be treated as supply. अब अगर इन सब चीजों को एक साथ देखें तो जीएसटी ये कहता है जब डायरेक्टर अपनी पर्सनल गारंटी बैंक को देता है, इट इज गिविंग सर्विसेज टू द कंपनी बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग गारंटी टू द बैंक, एंड सिंस दे आर रिलेटेड बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, ये ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई और इस पर टैक्स लगना चाहिए। दिस इज द व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट, और इससे रिलेटेड काफी सारे केसेस बन भी गए। पर दूसरा सवाल इसमें ये आता है कि वैल्यूएशन कैसे किया जाए। तो कुछ का व्यू ये आ रहा है कि जैसे कभी बैंक गारंटी देता है तो बैंक चार्जेस 1% और 1.5% और से 2%, अकॉर्डिंगली वी विल वैल्यू इट एट 1.5% और 2% ऑफ द गारंटी गिवन। इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए 26 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वैल्यूएशन क्या होगा। The valuation they have mentioned in the notification is
1% of value of guarantee given. So अब अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है say for 1 crore rupees and the director is giving guarantee to the bank for repayment of the loan, it will be assumed that the guarantor is giving services to the company and the valuation of that service shall be treated as 1% of 1 crore, that is rupees 1 lakh. And the director shall be liable to pay GST on that 18%, which will be around rupees 18,000. ये तो हो गए सिनारियो when this notification is issued. But there are still some challenges left even after the issue of this notification. Directors and companies are employee and employer, where company is the employer and director is the employee. Schedule 3 specifically says that when the services are given by an employee to the employer in terms of an employment, in terms of conditions of employment, that transaction shall not be treated as supply. तो उस एंगल के हिसाब से this transaction should be out of purview of GST. But this notification says only about the valuation. Further, this does not defines whether this particular transaction should be treated as supply or not. तो वो सवाल तो आज भी वही है कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई भी है या नहीं. अगर सप्लाई है तो हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, अगर सप्लाई ही नहीं है देन इट्स वैल्यू इज रिडंडेंट, इट्स इररिलेवेंट. So the challenges still which is being faced and which has to be decided by the courts, whether the transaction of guarantee given by a director to the company, whether is it supply or not. Thank you.